नित्या पगफेरे में मायके पहुंची तो सहेलियों ने घेर लिया उसे। पूरा घर उसके आने की खुशी मनाने में लगा था। माँ अपने दामाद को देख बारी जा रही थी। नित्या की सारी सहेलियां उसे सुंदर और सुयोग जीवन साथी मिलने की बधाई दे रही थी। 3 दिन मायके में रहकर जब विदाई का समय आया तो नित्या माँ से बोली, माँ मुझे अभी ससुराल नहीं जाना, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। माँ हंसकर बोली, अरे पगला गई है क्या बिटिया, अभी तो दामाजी के साथ तुझे जाना ही पड़ेगा, तू मन खराब ना कर। कुछ दिनों में तेरे पापा को भिजवाकर मैं तुझे बुलवा लूंगी। अभी तेरा ससुराल ना जाना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग बेवजह। मेरी गुड़िया रानी जितनी जल्दी मायके का मोह छोड़ेगी उतनी जल्दी अपने ससुराल वालों का दिल जीत पाएगी। दामाद जी को अपने पल्लू में बांध के रखना, रोना बंद कर बिटिया, खुशी खुशी जा ससुराल। माँ की बातें सुनकर नित्या चुपचाप ससुराल आ गई। पापा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। नित्या ने भी एग्रीकल्चर में डिग्री ले रखी थी। शादी से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करती थी। शादी होने से पहले ही ससुराल वालों ने नौकरी छोड़ने के लिए मम्मी पापा पर दबाव दिया था। मम्मी ने ही नित्या को समझा के नौकरी छुड़वा दी। लगभग 2 महीने बीत गए पर पापा जी को नहीं भेजा मम्मी ने। जब भी नित्या मम्मी से फ़ोन पर कहती पापा को भेजने के लिए, वो कोई ना कोई बहाना बना कर देती। अब नित्या के लिए बर्दाश्त करना असंभव हो गया था। रात को सास के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी मैं नीरज जी के साथ नहीं रह सकती, आप भी एक औरत हैं इसलिए आपसे कह सकती हूँ मैं। नित्या ने अपने मन की सारी भड़ास आज सास के सामने निकाल दी। सास ने नित्या को समझाया कि उसे गलत फहमी हुई है, उनका बेटा ऐसा नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है, कुछ वक्त बीतने पर दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाएगा। अब ऐसे में अगर वो मायके जाकर बैठ गई तो दुनिया में उसी की जगहसाई होगी। इतनी संपत्ति है, कौन खाने वाला है, इकलौते बेटे की बहू ही तो राज करेगी। नित्या के लिए एक एक दिन भारी हो रहा था। घर में भाई या बहन भी तो नहीं थे जिनसे अपने मन की बात कह पाती। घुट घुट कर जी रही नित्या के अंधेरे जीवन में उस दिन रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उसकी सबसे अच्छी सहेली प्रिया परीक्षा देने उसी शहर में आई थी। मम्मी से पता पूछकर अपने पापा के साथ मिलने आई थी प्रिया। प्रिया को देखकर नित्या उससे लिपट कर बहुत रोई। 2 महीनों में ही नित्या का रूप रंग बिल्कुल बदल गया था। हमेशा हंसने हंसाने वाली लड़की एकदम से निष्प्राण सी हो गई थी। प्रिया को आया देखकर नित्या की सास ने माहौल को सहज बनाने का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया था, पर प्रिया को नित्या की आंखों में अनकहा सच तो कुछ तो दिख रहा था। उसके कमरे में जाकर जब प्रिया ने अपनी कसम देकर पूछा तो नित्या ने अपना दर्द अपनी सहेली को बताया। एक शिक्षित परिवार की शिक्षित बेटी की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं गई प्रिया से। उसने अपने पिता को जोर देकर नित्या को उनके साथ ले जाने के लिए मना लिया। नित्या की सास और ससुर ने पहले तो आपत्ति जताई, पर प्रिया के पिता के तो आगे वो हार ही गए। कुछ घंटों में ही नित्या अपने मायके में थी। प्रिया के साथ अपनी बेटी को आया देखकर नित्या के मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रिया के पिता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बताया कि नित्या एक जिंदा लाश जैसे दिखी अपनी ससुराल में। बेटी के आग्रह पर ही लेकर आए हैं, कुछ दिनों के बाद वो उसे ससुराल पहुंचा सकते हैं। नित्या की माँ ने बेटी को समझाना बुझाना शुरू किया तो नित्या चिल्लाकर बोली, मम्मी कुछ घंटे तो मुझे शांति से रहने दीजिए ना, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को, मेरी बात का विश्वास करिए। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ रहने पर नहीं रह पाई। अब अगर आप मुझे ज़बरदस्ती भेजेंगे तो मैं मर जाऊंगी। बेटी की बात सुनकर पति पत्नी दोनों चुप हो गए। ससुराल में फ़ोन करके अपनी बेटी की गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी मम्मी। ये सुनकर नित्या आश्चर्यचकित हो गई। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियां कि मायके में आने को भी पाप समझा जाता है। रात में पापा ने बहुत पूछा नित्या से, पर वो बोली, मैं आपसे नहीं कह पाऊंगी पापा, मम्मी को बताऊंगी मैं सारा सच। नित्या ने रो रो कर अपनी मम्मी को अपनी पीड़ा बताई। ये उतना भी सहज नहीं था। काफ़ी मानसिक दबाव में होने के बावजूद नित्या ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए ससुराल, ससुर और पति नीरज के बारे में जब मम्मी को बताया तो उन्होंने उसी के मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप हो जा बिटिया, बिल्कुल चुप। ये बातें खबरदार पापा के कानों में नहीं जानी चाहिए। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम। तुझे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है बिटिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। कल को अगर उन्होंने कोर्ट कचहरी करी तो तेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। थोड़ा सब्र कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नित्या अब शांत नहीं रह सकी, चिल्ला कर बोली, मम्मी एक औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को कैसे नहीं समझ सकती तुम तो माँ हो ना मेरी, तुम मेरा दुख नहीं समझोगी तो दूसरों से क्या अपेक्षा रख पाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी,
मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं ही लड़ूंगी। नित्या उसी दिन जाकर वकील से मिली। वकील का नोटिस पाकर ससुराल वाले बिलबिला उठे। सासू माँ, ससुर और पति नीरज ने उल्टा उसी के चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। जब तब आकर पति नीरज उसे जलील करने लगे। मैं सब समझता हूँ, शादी से पहले तुम्हारा होगा अवैध संबंध किसी से, इसलिए नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है मुझसे, पर तुम अपना कलंक छिपाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रही हो। मम्मी पापा ने भी अपने तरीके से बहुत समझाया, पर नित्या इस बार हार नहीं मानने वाली थी। मम्मी ने बार बार समझाया, बेटा फिर से सोच ले, हमारे समाज में ब्याही बेटी मायके में नहीं रहती, तू थोड़ा समझौता कर ले। नहीं मम्मी, अब मैं दुनिया और समाज के सामने सच्चाई ला के ही रहूँगी। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुराल वालों को भरे अदालत में जलील ना होने दूँ। मेरे ही स्वाभिमान को तिल तिल कर मारा है आप लोगों ने। समाज ये देखे कि बाहर से सुंदर और सुशील दिखने वाले पुरुष के अंदर एक कमजोर पुरुष भी है। अगले दिन भरी अदालत में नित्या के ससुराल पक्ष के वकील ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके चरित्र को भरी अदालत में तार तार किया जा रहा था। आस पड़ोस रिश्तेदारों से अदालत भरा पड़ा था। एक कोने में प्रिया और उसकी माँ भी बैठी थी। प्रिया और आंटी को देखकर नित्या को बहुत हिम्मत मिली। उसके वकील के माध्यम से पति पर जो इल्जाम लगाया था उसे सही साबित करने के लिए जज से पति का और अपना मेडिकल करवाने की गुजारिश की। पति नीरज और उनके मम्मी पापा बगले झांकने लगे। जज ने मेडिकल करवाने का आदेश दिया। अगले दिन जब रिपोर्ट पेश की गई अदालत में, जज ने नित्या के पक्ष में ही फैसला दिया। जज ने नित्या को बधाई देते हुए कहा, आपके द्वारा लगाया गया इल्जाम प्रमाणित हुआ है। आपके पति नीरज वास्तव में अपूर्ण है। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। एक ऐसे पुरुष के साथ रहने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। आपके पति को यह आदेश दिया जाता है कि आज ही उनसे आपका संबंध विच्छेद मान्य हो। आपने समाज में एक उदाहरण पेश किया है। समाज और रिवाजों के डर से लड़कियां अपने स्वाभिमान को चुपचाप मरते हुए देखती हैं, पर आपने इसका विरोध करके बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा दी है। शादी में दिया गया समस्त दहेज भी नित्या को वापस किया जाए। नित्या ने हाथ जोड़कर जज साहब का आभार किया और बोली, महानुभाव, मुझे दहेज वापस नहीं चाहिए। मैं ये समझ लूँगी कि इस घर के लोगों को ये मेरी तरफ से उपहार होगा। मैं पति की कमियों को नज़रअंदाज भी कर देती, पर पहले ही रात मेरे ससुर जी की कुदृष्टि मैं कभी नहीं भूल सकती। सास से पति के बारे में बात करने पर उन्होंने मुझे समझाया तो मैं भी शांत होकर बैठ ही जाती। उस रात अचानक सास ससुर की बातें सुनकर मुझे घृणा होने लगी खुद से। बेटी समान बहू पर बुरी नज़र रखने वाले ससुर ने और उनका मन बढ़ाने वाली सास ने मुझे बहुत दलील किया। दिन रात ये सभी मेरे स्वाभिमान की हत्या करते रहे। पति नीरज ने अपनी कमी ना मानकर मुझ पर ही लांछन लगाया। इस अपराध में मेरे मम्मी पापा भी सहभागी हैं। अपनी बेटी को जलील होते देखते रहे, पर कभी अपनी बेटी के मन का दर्द नहीं समझ सके। एक शिक्षक होकर भी मेरे पिता ने समाज के दकियानूसी रिवाज तोड़ने का प्रयास नहीं किया। मेरी जन्मदात्री माँ को समाज के तानों की चिंता थी। अपनी बेटी के लहू लुहान मन की परवाह नहीं थी। मेरी सहेली प्रिया और उसकी माँ ने मेरा मनोबल बढ़ाया। आज उन्हीं के कारण मैंने हिम्मत की अपनी जलालत का बदला लेने की। आज मेरी ससुराल वाली भी जाने कि जलील होने में कैसा दुख होता है। साहब, मेरी विनती है आपसे कि मुझे अपने मायके और ससुराल वालों से मुक्ति दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।